नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है इतने सारे स्कीम्स में से खुद के पोर्टफोलियो के लिए वो 4, 5, 6 या 7 स्कीम चुनना जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सके। इस मुश्किल को आसान करने में हम आपकी मदद करते हैं अपने शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के जरिए। आपके हर सवाल का जवाब हम सरल सहज शब्दों में देते हैं ताकि आपके मन में निवेश से जुड़ी कोई उलझन ना रहे। चलिए शुरू करते हैं शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। बच्चों के नाम पर कैसे शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश। म्यूचुअल फंड चुनते वक्त क्या AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना जरूरी है? पोर्टफोलियो में 22 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, क्या है इसके नफा और नुकसान? 5 साल से चल रहा है निवेश लेकिन रिटर्न है निगेटिव, कैसे होगी कमाई म्यूचुअल फंड से? और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मनी फंड के CEO और को-फाउंडर मोहित गांग। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका। हाय स्वाति। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू मोहित। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं हमारे पहले दर्शक आशीष। आशीष, नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता हूँ, कोई स्कीम सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM कोई रोल प्ले करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 स्कीम सिलेक्ट करूँ जिनका पोर्टफोलियो बिल्कुल सेम है, 2 डिफरेंट एसेट कंपनीज की, तो क्या AUM मेरे को देखना चाहिए और कम AUM वाला अच्छा होता है या ज्यादा AUM वाला? बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आशीष। मोहित, बताइए, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी निवेशक के लिए जब वो अपने निवेश के लिए कोई स्कीम चुनने जाता है तब? आशीष, आपका जो सवाल है वो बहुत ही रेलेवेंट है। किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर मापदंड बोला जाए या फिर एक सूचक बोला जाए तो वो होता है कि वो कितना फंड, कितना कॉर्पस मैनेज करते हैं। तो जितना बड़ा फंड हाउस होगा, जितना बड़ा स्कीम होगा, ये एक तरह से सूचक है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज पैसा अमूमन वही जाता है जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो निवेशक जो होते हैं वो हमेशा अच्छी स्कीम्स को परफॉर्मेंस करने पर अवार्ड करते हैं, ज्यादा पैसा डालते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता रहता है। तो एक AUM ज्यादा होने का मतलब यह है कि स्कीम अच्छा कर रही है, या तो फिर बहुत पुरानी स्कीम है और काफी पहले बाजार में आ गई थी और अब तक अच्छा कर रही है, तो स्कीम का AUM बढ़ गया है। परंतु हमेशा ऐसा नहीं है कि ज्यादा AUM वाली स्कीम आपको अच्छा रिटर्न देगी। कुछ कैटेगरीज में, जैसे अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा AUM होगा तो अच्छा है, वहां लिक्विडिटी अच्छी रहती है, बिड आस्क स्प्रेड कम हो जाता है और वो अच्छा है। लार्ज कैप स्कीम के लिए भी अगर स्कीम का AUM 10,000 करोड़ के आसपास है तो वो एक अच्छा AUM माना जाता है। बट बहुत ज्यादा AUM होना, 20,000 करोड़ से ऊपर होना, इट्स नॉट ऑलवेज गुड, बिकॉज उससे जो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो क्विकली किसी एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जा पाए, एक स्टॉक से निकलकर दूसरे स्टॉक में जा पाए, वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है वो एबिलिटी। इसी तरह स्मॉल कैप में देखा गया है हमेशा, स्मॉल और मिड कैप में, कि जब किसी स्कीम का AUM बहुत बढ़ जाता है, 5,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है या 7,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डल होने लग जाती है। उसका कारण यह है कि उन सेगमेंट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती फंड मैनेजर के पास में कि बहुत बड़ा कॉर्पस निवेश कर पाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इंडेक्स या लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 करोड़ के ऊपर, उसके आसपास की AUM स्कीम देखिए। मिड और स्मॉल कैप में 5,000 करोड़ के नीचे स्मॉल कैप हो तो, और मिड कैप में 5,000 करोड़ के आसपास की स्कीम्स अच्छा करती हैं। उसके ज्यादा ऊपर जाने से थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। और डेट फंड्स में जितना ज्यादा AUM होगा उतना अच्छा रहता है, उससे फंड मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, मार्केट में अच्छे ऑफर्स दे सकते हैं। तो डेट फंड में अमूमन जितना बड़ा AUM होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा स्कीम के लिए। तो मोहित, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लार्ज कैप या मल्टी कैप या इंडेक्स फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं
तो 5,000 करोड़ से कम के एयूएम वाले फंड को कंसीडर ना करें? लार्ज कैप में स्वाति मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत छोटा एयूएम को इग्नोर करा जा सकता है, बिकॉज एक तो उस स्कीम का क्रेडिबिलिटी नहीं है, या फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, या फिर स्कीम बहुत पुरानी नहीं है। दैट्स द रीजन कि स्कीम में इतना एयूएम नहीं है। और लार्ज कैप में ऐसा नहीं है कि बाजार में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लार्ज कैप सेगमेंट में टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर में अच्छी लिक्विडिटी है, तो काफी बड़ा एयूएम भी उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो एक अच्छा सूचक जो होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि 5,000 करोड़ के ऊपर 10,000 करोड़ के आसपास की जो स्कीम्स होती हैं उस बैंड में, वो एक अच्छी है। लार्ज कैप में 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के नीचे वाले स्कीम्स का परफॉर्मेंस अभी तक इतना एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है, तो उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। आशीष? थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत सही सजेशन दिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से बोल रहे हैं, बताएं। मैम मैंने 3-4 फंड में लिया हुआ है, जैसे मैंने भेजा था, जैसे तो वो मैं फंड के बारे में जानना चाहता हूँ। अभिषेक श्रीवास्तव जी, आपके 3-4 फंड नहीं है? मैं ज्यादा है मेरे पास। कितने हैं बताएं जरा। 16-17 है सर। 22 है? वो एसटीपी भी है उसमें साथ में। अच्छा। मैं इसको कम भी करना चाह रहा हूँ, मैं उसको कम करना चाहता हूँ। तो ये पहले बताएं कि 16-17 फंड कैसे जुड़ गए आपके पास? मैम मेरे से कहते गए लोग, ये ले लो वो ले लो, तो उसके चक्कर में मैं बढ़ते गए। अच्छा, तो अब क्या जानना ये चाहते हैं कि इसको कंसोलिडेट कैसे किया जाए? कंसोलिडेट में लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, तो बेस्ट फंड कौन से है? ओके, बताएं मोहित, आपके पास डिटेल है इनके पोर्टफोलियो की। हम वो पूरा पोर्टफोलियो तो स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, बस इतना बता दें बाकी दर्शकों के लिए कि इनके पास 17, 18, 16 से ज़्यादा फंड है इनके पोर्टफोलियो में, और इसे आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं। जी, मैंने इनका पूरा पोर्टफोलियो देखा है और इन्होंने काफी टाइमलाइन के हिसाब से इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने थोड़ा सोचा है। हालांकि जहां पर इन्होंने थोड़ी चूक कर दी है वो है कि कुछ ज्यादा ही स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली है। मेरा ये मानना है कि जितने एक छोटा सा थंब रूल है कि जितने फोन नंबर आप याद रख सकते हैं उतनी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए, वो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो 10 से ज्यादा स्कीम होना मतलब कि आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, और उससे ज्यादा होना ये भी बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा इतनी एडिशनल स्कीम्स को लेकर। तो उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर आपने 3 या 4 लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, तो सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से वो टॉप 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आज की तारीख में हर लार्ज कैप फंड में 70 स्टॉक्स के आसपास का पोर्टफोलियो होता है, 70-80 स्टॉक। इसका मतलब कि सभी वो 100 स्टॉक में से 80 स्टॉक 70 स्टॉक ले रहे हैं, तो वो रिपीटेशन जो है स्टॉक्स का वो आपके हर स्कीम में आ रहा है। तो इतने स्कीम लेकर आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन या कुछ नया पोर्टफोलियो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा ये रहेगा कि लार्ज कैप को कंसोलिडेट करके एक इंडेक्स फंड ले लीजिए और एक लार्ज कैप स्कीम रखिए। अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक वैल्यू थीम और एक ईएलएसएस। आई थिंक उतना पोर्टफोलियो काफी होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मिड और स्मॉल में 2-2 स्कीम ले सकते हैं, क्योंकि कैटेगरीज में डाइवर्जेंस काफी होता है और फंड मैनेजर्स के पास चॉइस भी बहुत होता है स्टॉक सिलेक्शन का। तो इन कैटेगरीज में आप चाहें तो 2-2 स्कीम ले सकते हैं। टोटल मैं कहूंगा कि 10 स्कीम से ज्यादा का पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी आपके पोर्टफोलियो में वो है सेक्टोरल फंड्स। आपने 3 या 4, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 या 4 सेक्टोरल फंड्स ले रखे थे। देखिए, सेक्टोरल फंड्स तभी लीजिए जब आप पूरी तरह से सर्टेन हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको मार्केट अच्छी तरह से समझ रहा है। सिक्लिकलिटी जो होती है मार्केट की वो आपको समझ रही है कि किस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा या बैंकिंग अच्छा करेगा या आईटी या एफएमसीजी अच्छा करेगा। उसको टाइम करना बहुत जरूरी हो जाता है। उनकी साइकिल्स को सही वक्त पर पकड़ना और उनमें से सही समय पर निकलना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ये मानना है कि रिटेल निवेशकों को सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए। फंड मैनेजर्स अपने फंड में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पर उन्हें लगता है कि मार्केट का रुख बुलिश है वो उन सेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दे देते हैं। तो आप अगर एक मल्टी कैप या अच्छे लार्ज कैप में है तो वो सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट आपके पोर्टफोलियो में आ रहा है, तो आपको अलग से कोई फंड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक सबसे पहले आपको अपने स्कीम्स कम करने चाहिए। हर कैटेगरी में 1 या 2 स्कीम का रिप्रेजेंटेशन रखिए, उतना बहुत होगा।
और सेक्टोरल को कम करिए, ईएलएसएस 3 या 4 रखने की भी जरूरत नहीं है। एक ईएलएसएस स्कीम जो टैक्स सेविंग स्कीम होती है वो भी काफी है अपने पोर्टफोलियो में। तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ले जाकर एक बार थोड़ा ठीक से रीबैलेंस करवा लीजिए या फिर उसको रीस्ट्रक्चर करवा लीजिए और फिर उसी पे कायम रहिए, बने रहिए। प्लानिंग आप अच्छी कर रहे हैं तो पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने में जरूर कामयाब रहेंगे। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके सवालों के जवाब आज देने में हमारी मदद कर रहे हैं मनी फंड के सीईओ और को फाउंडर मोहित गांग। मोहित, ब्रेक के पहले आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अगर आपको नहीं समझ में आए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्कीम्स होनी चाहिए तो जितने नंबर आपको याद है मोबाइल के उतने बस बहुत हैं। उस हिसाब से तो मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो लायक ही नहीं है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। मुझे खुद सिर्फ 2 या 3 नंबर याद रहते हैं, अपने 2 और 1 बार उतनी ही स्कीम काफी है स्वाति। मेरे पोर्टफोलियो, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 स्कीम्स हैं और शायद मुझे नंबर भी उतने ही याद होंगे। अमेजिंग। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रशांत जैन का सवाल लेते हैं। यहाँ पर ईमेल किया उन्होंने अपना सवाल हमें। गाजियाबाद में रहते हैं। ये अपने नेफ्यू के लिए जो 4 साल के हैं उनके लिए निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये क्या अपने नेफ्यू के लिए या उनको उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। मोहित? ओके, प्रशांत जी, आपका नाम इंडिया के एक सबसे बड़े फंड मैनेजर से मिलता है और जिनके फंड के परफॉर्मेंस आजकल बहुत ही खराब चल रहे हैं। वो किसी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे जी। बट हाँ, तो देखिए, काफी अच्छी बात है कि आप अपने नेफ्यू के नाम पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से सेबी का भी रिसेंटली मार्च में एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि माइनर अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट जहां से फंड्स आ रहे हैं वो माइनर के नाम पर होना चाहिए। और अगर उस बैंक अकाउंट में टेक्निकली क्या होता है कि बैंक अकाउंट में जो माइनर के साथ में सिग्नेटरी होते हैं वो सिर्फ पेरेंट्स हो पाते हैं, बिकॉज वो ही लीगल गार्जियन होते हैं। तो फंड हाउसेस भी आजकल सिर्फ लीगल गार्जियन का डेफिनेशन फॉलो करती है कि अगर आप लीगल गार्जियन हैं जो कि पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो ही इन्वेस्ट कर सकते हैं माइनर के नाम पे। पर अगर आप कोर्ट की डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास में लीगल गार्जियन होने का सर्टिफिकेट है और बैंक अकाउंट में आपका नाम माइनर के नाम के साथ में या फिर आपके नेफ्यू के नाम के साथ में है तो आप उस बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये तो हुई बात कि आप नेफ्यू के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। माइनर के नाम पे बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबको करना भी चाहिए। अपने बच्चों के नाम पे एक कॉर्पस उनके नाम पे एक प्लानिंग करके कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे, 21 साल के हो जाएंगे, उनकी कॉलेज एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, ऐसा एक फाइनेंशियल प्लान बनाकर सभी को इन्वेस्ट करना ही चाहिए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में। इसका एक और तरीका होता है कि बहुत सारे फंड हाउसेस आजकल चाइल्ड प्लान्स, म्यूचुअल फंड के चाइल्ड प्लान्स भी ऑफर करते हैं जहां पर आप एज अ डोनर अपने नेफ्यू के नाम पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। प्रशांत जी, तो आप वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें हालांकि आपको थोड़ा लॉक इन रहेगा। 18 साल की उम्र के जब तक कि माइनर नहीं हो जाएंगे तब तक पैसा लॉक इन रहता है और आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद वो पैसा माइनर के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है उनके मेजर होने पर। तो वो एक ऑप्शन है जो कि 7-8 फंड हाउसेस में आपको ये चाइल्ड केयर प्लान या चाइल्ड ऑप्शंस या चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान ऐसा करके आपको स्कीम्स मिल जाएंगी। आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, जो नॉर्मल रूट है, मतलब मैं निवेश कर रही हूँ, अगर मुझे अपने नेफ्यू के लिए करना है तो मैं, जैसा एक तरीका होता है मैं खुद के लिए से निवेश करती हूँ, वैसे नहीं, वो रास्ता नहीं है मेरे सामने, राइट मोहित? नहीं, वो रास्ता नहीं है स्वाति। आप उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अकाउंट माइनर के नाम पे होना चाहिए और आप नेसेसरली लीगल गार्जियन होने चाहिए माइनर के। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप फिर अपने नाम से निवेश कीजिए और बच्चे को नॉमिनी के तौर पे या फिर उसके पेरेंट्स को नॉमिनी के तौर पे रख दीजिए? बिल्कुल, वो भी एक ऑप्शन है कि आप अपने ही नाम पर निवेश करिए और बच्चों को नॉमिनी रख दीजिए। और नॉमिनी जब माइनर होता है तो उनका एक गार्जियन भी आपको अपॉइंट करना पड़ता है, जैसे अपॉइंटी बोलते हैं। तो उनको नॉमिनेशन में आपको साथ में अपॉइंटी देना पड़ेगा
बट उस केस में मैंने ये देखा है स्वाति कि जनरली जब आप बच्चों के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं, जहां बच्चों का नाम पहला होता है इन्वेस्टमेंट में, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कभी टच नहीं करते हैं। ऐसा मैंने अपने अनुभव में पाया है कि वो एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हो जाता है। चाहे कितनी भी जरूरत हो, बच्चों के नाम पर किया गया निवेश अक्सर टच नहीं किया जाता। बट आप अगर खुद के नाम पे करके बच्चों को नॉमिनी कर देंगे, तो मार्केट के मूवमेंट्स को देखकर, कभी जरूरतों के हिसाब से एक वो रहता है हमेशा कि इसे निकाल लेता हूँ, इस कॉर्पस को थोड़ा सा विड्रॉ कर लेता हूँ, रिडीम कर लेता हूँ आवश्यकताओं के हिसाब से। तो कोशिश करिए कि बच्चों के नाम पर एक अलग से कॉर्पस बना पाए, उसे एक अलग से नियंत्रित तरीके से चला सके। चलिए यहाँ पर आखिरी सवाल लेते हैं, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। महेश जी ने ईमेल के जरिए सवाल अपना भेजा है। 5 साल से SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न इनका 0 है, मतलब कुछ रिटर्न, कोई अच्छा रिटर्न मिल नहीं रहा इन्हें। और इनके अपने एक्सपीरियंस से ये कह रहे हैं कि हर कुछ 4 या 5 साल में बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है और रिटर्न 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में पैसे बना ही नहीं सकते? मोहित? महेश जी, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में। सबसे पहले तो मेरी राय ये होगी कि किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, एक बार अपना पोर्टफोलियो का अवलोकन अच्छे से करवाइए, उसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करिए, क्योंकि मेरी राय में अगर आपने 5 साल कंटिन्यूसली होल्ड किया है, तो आज की डेट में एज ऑफ टुडे मैं बोल रहा हूँ, 5 साल पीछे जाकर देखूं तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं बने होंगे। रिटर्न कम है, 5 से 7% एवरेज CAGR रिटर्न हर कैटेगरी में मिल रहा है आज की डेट में, अगर मैं 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं। और वही ट्रैक रिकॉर्ड को अगर मैं एक्सपैंड करके 10 साल का कर दूं, तो वो रिटर्न बढ़कर 10 से 11% की रेंज में आ जाएंगे सारी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सेक्टरल हो। अनलेस कि आपने सिलेक्शन के टाइम में बाजार की सबसे खराब स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हो और बिल्कुल गलत टाइम में इन्वेस्ट किया हो और उसको बिल्कुल सही टाइम पर बने रहने के बजाय निकाल लिया हो, तभी ये पॉसिबल है, या फिर ऐसी एक कंडीशन आ सकती है कि आप लॉसेस में हैं। बट मैं फिर भी हैरान हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो हमें सेपरेटली भेज सकते हैं और हम उसका अच्छे से इवैल्यूएशन करके आपको बता सकते हैं कि कहाँ गलती रह गई होगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 से 10 साल के व्यू के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिक्स डिपॉजिट से अच्छे रिटर्न्स ना बने म्यूचुअल फंड में। वो जरूर बनेंगे, पेशेंस की जरूरत होती है। म्यूचुअल फंड की साइकिल कभी भी लीनियर नहीं होती, एक यूनिफॉर्म लेटरल लाइन नहीं होती, वो वोलेटाइल होती है। और फिक्स डिपॉजिट के जैसे वो हर साल आपको 6% 7% रिटर्न नहीं देगी, वो 1 साल 15 देगी, 1 साल 0 देगी, 1 साल 5 देगी, और उसी तरह से आपका एवरेज जो है वो आप होप कर सकते हैं 10 साल में डबल डिजिट बना रहेगा जी। तो टाइम फ्रेम को बढ़ाइए, जितना लंबा निवेश करेंगे, जितनी लंबी सोच रखेंगे, उतना ही आपको बेहतर होगा, बेनिफिट मिलेगा। जी। तो महेश जी, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन द की इज़ कि आपको लंबे वक्त के लिए निवेश करना है। और अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की भी चाल देखिएगा कि एक 2011 में वो किस लेवल पे था, आज किस लेवल पे है, और क्या 2011 से 2020 भी लगातार हर साल बढ़ा है? ऐसा नहीं हुआ है, इसमें गिरावट भी आई है। तो जैसा कि मोहित ने कहा कि यहाँ पर जो आपको दिखता ही है चाल, वो नॉन लीनियर चाल दिखाई देती है, और इसलिए शायद आप, और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमेशा गोल बना के, जब इनफैक्ट वित्तीय लक्ष्य जिसको हम कहते हैं, उसको बना के अगर आप निवेश करेंगे तो आपको ये दिक्कत शायद ना हो, ये आपको नुकसान ना झेलना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सवाल भी लें और उसके जवाब दें, तो प्लीज़ अपना सवाल हमें भेजिए। सवाल कहाँ भेजना है, ये सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। सवाल जब भी आप भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए। अंग्रेज़ी, हिंदी किसी में भी आप सवाल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।